सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम ये पार्ट 3 रहेगा इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर, राइट। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक का। सो इस वीडियो में हम सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे बुक से। ओके, सो अगर आप बुक में जाओगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि बोल रहा है कि ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन। सो आई विल चेंज द पेन ऑफ द माई कलर। ओके, इट इज नाउ फाइन। आई विल टेक दिस वन। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है। ये हमें पता है, जो कि पॉलीगन मतलब जैसे अगर 3 साइड वाले जो शेप्स होंगे वो ट्रायंगल होंगे, 4 वाले क्वाड्रिलेटरल होंगे, फिर पेंटागन और हेक्सागन ऐसे आता है, राइट। तो पॉलीगन मतलब मेनी साइड्स वाले पॉलीगन, तो ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स पॉलीगन है, राइट। ट्रायंगल इज द 3 साइड्स पॉलीगन, राइट। 3 साइड्स पॉलीगन होते हैं, तो ये भी ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है। तो अभी तक जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में, उसमें हम कोई भी फिगर्स की सिमिलरिटी और नॉन सिमिलरिटी की बात कर रहे थे। अब केवल हम एक ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे, ट्रायंगल की ही सिमिलरिटी एंड नॉन सिमिलरिटी की बात करेंगे, उसकी कंडीशंस को यहाँ पे देखेंगे। तो कंडीशंस फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रू ट्रायंगल यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। तो दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी में, जैसे ऊपर हमने भी पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज की ही बात कर रहे थे। तो यहाँ भी वही कंडीशन, चूँकि ट्रायंगल्स भी पॉलीगन होता है, तो जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब सेम होंगे रेशियो या प्रोपोर्शन सेम होंगे, तो वो सिमिलर पॉलीगन होते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो रेशियो बोलो या प्रोपोर्शन बोलो, ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। आप या तो प्रोपोर्शन बोलो या तो रेशियो बोलो। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा, राइट। तो ये दो कंडीशंस होती हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में पहले पढ़ भी लिया है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तब बोलते हैं, अब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड, राइट। सो अगर आप जैसे अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी और ट्रायंगल पी क्यू और आर, तो ए कोरस्पॉन्डिंग टू पी है, बी कोरस्पॉन्डिंग टू क्यू है और सी कोरस्पॉन्डिंग टू आर है। कोरस्पॉन्डिंग का जो सिंबल होता है ये होता है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर है, राइट। उसी तरीके से ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा, ए सी अपॉन पी क्यू का जो सेम पी आर का जो रेशियो होगा और बी सी अपॉन क्यू आर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, वही यहाँ पे हो। तो कोरस्पॉन्डिंग ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे ये बोल रहा है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्रायंगल आर इक्वल देन दे आर नोन एज द एक्वी एंगुलर ट्रायंगल, है ना। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्रायंगल के सेम है तो उसको हम एक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिवन एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ रिलेटिंग टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो हमें इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है वो हमने पढ़ा कि दो ट्रायंगल के जब एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर वो सेम होते हैं दो ट्रायंगल के, तो उसको हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, तो उसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बारे में एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल ने बताया था कि रेशियो ऑफ द एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। तो
तो रेशियो ऑफ एनी, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लोगे अगर इक्विएंगुलर ट्रायंगल में, ये ज़रूरी नहीं कि आपका इक्विलैटरल हो या आइसोसेलेस हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दो ट्रायंगल के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं तो कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगे वो हमेशा सेम होगा, राइट। तो केवल दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तीसरी साइड्स का रेशियो हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, बट कोई भी एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल में वो हमेशा सेम होगा, ये इन्होंने बताया था। तो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर आगे ये बताया था कि इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैड यूज्ड ए रिजल्ट कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस जो ये इन्होंने जो ये इम्पॉर्टेंट ट्रुथ इक्विएंगुलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो बताया, इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं या इसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके नॉलेज के लिए, राइट। तो अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोले तब भी इक्विएंगुलर ट्रायंगल से रिलेटेड है, उसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो या इक्विएंगुलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ट्रूथ है, ये तीनों की चीज़ें सेम है, राइट, जो कि थेल्स ने बताया था। तो थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है ये हमने पढ़ा। ओके, सो अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होती है उसको और मतलब कंप्रहेंसिवली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कुछ एक्टिविटी है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि हमें एक एंगल, इस एक्टिविटी में क्या बोला कि हमें एक एंगल एक्स ए वाई, ये कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 35 डिग्री, एनी एंगल, राइट। तो कोई भी एंगल हमें एक्स ए वाई ये एंगल हमें ड्रॉ करना है ऑन इट्स वन आर्म ए एक्स, मार्क द पॉइंट पी क्यू डी आर। तो एक जो आर्म है ये एंगल ड्रॉ किया एक्स ए वाई, तो इसकी एक आर्म है ए एक्स, इस पर हमने पी क्यू डी आर और बी ऐसे पॉइंट को मार्क किया, और ये पॉइंट इस तरीके से मार्क किया कि ये इक्वी डिस्टेंस हो ये पॉइंट, राइट। तो ये वाली मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये सारे 2-2 सेंटीमीटर ही होने चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, इसके बीच के भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू डी आर बी ये सारे पॉइंट्स ऐसे मार्क करो कि ये ए पी, पी क्यू, क्यू डी, डी आर और आर बी आपस में सेम हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब हम B से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्टिंग द आर्म ए वाई। दूसरा आर्म जो एंगल का ए वाई है, तो इसको इंटरसेक्ट करने वाला हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसको C पे कट करेगा। ओके, सो वो इसके बाद आल्सो थ्रो द पॉइंट D, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द BC। तो अभी एक लास्ट पॉइंट जो था BC से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि दूसरे आर्म को C पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो पहले ये ड्रॉ कर लिया, फिर अब दूसरा एक D पॉइंट लिया, D पॉइंट से अब BC के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ किया, राइट। अब वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमें नहीं पता, राइट। तो हमारी कंडीशन ये है कि वो लाइन जो है वो D से स्टार्ट होनी चाहिए और BC के पैरेलल होनी चाहिए। तो वो लाइन जो है AC वाले जो आर्म है उसको पॉइंट E पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगी तो अब इसको बनाने के बाद आपको इसको स्केल से मेजर करके ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। तो उसमें आपको ये बोल रहा है कि जो AD वाला जो लेंथ है और AE वाला DB का जो रेशियो, तो AD और DB का जो रेशियो है ये तो आपने इक्वल किया है। तो AD मतलब कितने पार्ट हुए, 2, एक पार्ट ये हुआ, 2, 3। तो AD तक आप देखोगे तो 3 इक्वल पार्ट में 3 यूनिट में डिवाइड हुए ना, तो ये 3 यूनिट हुआ। और DB आप देखोगे तो वो D और B इसके डिस्टेंस के बीच में कितने पार्ट हैं, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ, तो 2 पीस है। और अगर AD के बीच में देखोगे तो एक पीस ये हुआ, एक पीस ये हुआ, एक पीस ये हुआ। तो इसका रेशियो देखोगे ED और DB का तो कितना हो गया, 3/2 का रेशियो होगा। अब हमें वही चीज़ यहाँ पे AE और EC का रेशियो को हमें मेजर करना है। तो जब आप मेजर करोगे तो आप उसको पाओगे वो भी 3:2 के ही रेशियो में है। सो यहाँ से ये चीज़ निकल के आता है कि अगर ट्रायंगल ABC में D पैरेलल टू BC है, अगर
ये क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल ABC हुआ, ये एक ट्रायंगल ABC में अगर DE पैरेलल टू BC एक लाइन है तो हम ये बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB या AE अपॉन EC ये रेशियो सेम होगा, जो कि अभी हमने ये एक्टिविटी से यही चीज़ यहाँ से प्रूव किया था, राइट। इज इट अ कोइंसिडेंट, ये पूछ रहा है, नहीं ये कोइंसिडेंट नहीं हुआ। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग थ्योरम नोन एज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के वजह से ही ये जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम आ रहा है, ओके। सो आगे हम चलते हैं। तो ये इसके बेसिस पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली इस ऊपर वाली जो चीज़ है उसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, राइट, ये ट्रायंगल ABC है, और अगर BC के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE, तो इस ट्रायंगल में AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा और AE अपॉन EC का जो रेशियो होगा, ये रेशियो सेम होगा, वही इसमें बता रहा है, ओके। सो यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कारण ही ये रेशियो सेम आ रहा है, ओके। सो आगे पढ़ते हैं। आगे फिर थ्योरम 6.1 दिया गया है, तो वही जो अभी हमने ऊपर समझा वही इसमें बता रहा है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एक साइड मतलब BC में जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था, अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो ये एक ट्रायंगल ABC था, इस एंगल ABC में BC के पैरेलल एक लाइन D ड्रॉ किया, दो जो कि अदर दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो जिस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ किया वो उस साइड को छोड़ के, तो अदर जो साइड होती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। वही चीज़ हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मतलब ये बताना चाह रहा है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा और ये AE अपॉन EC का जो रेशियो होगा ये सेम होगा। यही इस थ्योरम 6.1 के थ्रू बता रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट्स उन दोनों साइड्स को तो उस सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, है ना। सो ये हो गया। सो हमें यही प्रूव करना है, तो उसका प्रूफ यहाँ पे आगे दिया गया है। तो प्रूफ करने के लिए ये फिगर हमने बना लिया और BC के पैरेलल एक D लाइन को ड्रॉ कर लिया, ओके, फिगर 6.10 में। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में ये है कि BE और DC को हमने ज्वाइन कर लिया, तो BE और CD को ज्वाइन कर लिया है, और DM एक परपेंडिकुलर AC के परपेंडिकुलर एक DM मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के, और सिमिलरली AB के परपेंडिकुलर एक और हमने NE ड्रॉ किया, राइट, EN AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें ये दिया गया है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। तो आप ट्रायंगल ADE देखोगे तो ये ADE है ना, ये ट्रायंगल हुआ ADE मतलब ये वाला ट्रायंगल हुआ, ये दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपने पढ़ा होगा, उसका होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल में बेस आप अगर लोगे तो बेस AD मान ले रहे हैं, राइट। अगर ये बेस ले रहे हैं तो इसी AD के ऊपर ही तो हमने या AD या AB के ऊपर ही तो परपेंडिकुलर NE ड्रॉ किया, राइट। NE जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो AB के ऊपर ड्रॉ किया। सो अगर ट्रायंगल ADE ले रहे हैं तो इसका बेस अगर AD ले रहे हैं, कोई भी एक साइड को बेस ले सकते हैं, तो बेस को AD लिया, यहाँ पे बेस को AD लिया, और हाइट जो आई जो हमने परपेंडिकुलर EN ड्रॉ किया है वही आ गई, राइट। क्योंकि अगर EN परपेंडिकुलर है AB के, तो AD जो है वो AB का ही तो पार्ट है ना, कुछ पोर्शन तक ही है, तो AD जो है वो AB का ही पार्ट है, तो अगर EN भी AD के परपेंडिकुलर होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे EN क्या था, EN परपेंडिकुलर था AB के। सो इससे क्या आता है कि EN जो हो वो भी परपेंडिकुलर होगा AD के। तो EN AD के परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल ADE का जब एरिया निकालेंगे
तो उसमें बेस और हाइट, हाइट ये आ गई एन ई और बेस जो है ए डी हो गया। ओके, सो ये हो गया। अब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया को डिनोट करने के लिए, जो एरिया चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा था, तो उसमें ट्रायंगल की एरिया को डिनोट करने के लिए ए आर का यूज करते हैं। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी लिखेंगे तो उसको हम ए आर ए डी ई ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो ये हो गया। फिर अब अगर दूसरे ट्रायंगल, अब उसी में अगर हम फिर से ट्रायंगल बी डी ई की बात करें, तो बी डी ई अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी अगर इसका एरिया निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसमें हमारा तो ट्रायंगल ए डी ई हमने ऊपर से समझ लिया, तो ये ट्रायंगल ए डी ई आ गया। और ट्रायंगल बी डी ई में डी बी को बेस ले लिया है और ई एन तो परपेंडिकुलर उसमें भी रहेगा, राइट, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ई एन ही परपेंडिकुलर रहेगा। और बी डी जो है ये बी डी ई वाला ट्रायंगल लिया रहा, तो बेस ये ले लिया, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया तो बेस को ए डी लिया और परपेंडिकुलर ये था। अब ये बी डी ई ट्रायंगल को लिया, बी डी ई ट्रायंगल को, तो इसमें बेस बी डी ले लिया और जो परपेंडिकुलर है वो तो ई एन ही रहेगा, क्योंकि ई एन ए डी के भी परपेंडिकुलर है और बी डी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डी और बी डी इज द पार्ट ऑफ द ए बी, राइट। तो ए बी के ही पार्ट है, तो जो चीज़ ए बी के परपेंडिकुलर है वो ए डी के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। अगर ए बी ये पूरे लेंथ के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज़ है तो वो इसके हाफ पोर्शन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ए डी के भी परपेंडिकुलर है तो बी डी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, तो बी डी ले लिया बेस, ये हो गया बेस हमारा, और ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये आपके लिए है। सो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी ई सी का एरिया भी हमने उसी तरीके से निकाला। तो ट्रायंगल ए डी ई अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल ए डी ई ये हुआ, राइट। ट्रायंगल ए डी ई में अगर इसको बेस मानेंगे, ए ई को बेस माना तो डी एम परपेंडिकुलर हुआ तो ए ई हो गया। और अगर फिर ये ट्रायंगल डी ई सी को मानोगे और ई सी को अगर बेस लेते हो तब भी ये परपेंडिकुलर ही यही होगा ना। ई सी को अगर बेस लेते हो तो ए सी ये बेस हो गया और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये लाइन हो गई, तो हाफ बेस ई सी हो गया और परपेंडिकुलर तो डी एम ही रहेगा, राइट। जो चीज़ यहाँ के परपेंडिकुलर है तो वर्टेक्स से आप देखोगे तो इसको ऐसे एक्सटेंड करके ही आप मतलब ले जाओगे, सी को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये परपेंडिकुलर ही आएगा हमेशा। सी अगर जो बेस ले रहे हो, बेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही लाइन लेनी है। तो जब हमने इस ट्रायंगल को लिया तो अगर इसको बेस लिया तो इसके परपेंडिकुलर ये थी, अगर इसको ट्रायंगल को लिया तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो यही लाइन है ना, तो इसी को लिया। फिर अगर ए डी बी फिर से इस ट्रायंगल को लिया, तो अगर इसको बेस लिया ए ई को तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इसको परपेंडिकुलर में हाइट में लेना पड़ेगा। फिर अगर ई सी ई डी वाला ट्रायंगल लिया तो अगर बेस सी ई को ले रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर तो एम डी ही रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। सो जब आप इधर साइड में लिए तो ये आ गया। फिर ए डी और डी ई सी को आप लेंगे तो ए ई को अगर बेस लेंगे, आप फिगर में देखना ए ई को बेस लेंगे तो डी एम परपेंडिकुलर होगा, और जब ई सी को आप बेस लोगे तो डी एम तब भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्या है कि अब अगर हम ट्रायंगल ए डी ई और मतलब ए डी ई का एरिया और बी डी ई का एरिया का रेशियो निकालें, तो एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ द बी डी, तो ये पूरा चीज़ डिवाइडेड बाई ये लिख लिया, राइट। तो इसमें ई एन कैंसिल आउट हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो जाए तो ए डी अपॉन डी बी बचेगा। उसी तरीके से एरिया ऑफ ए डी ई और डी ई सी का एरिया भी निकालेंगे तो वहाँ से हमें ए ई अपॉन ई सी मिल जाएगा, राइट। अब आप देखोगे तो जो ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी है, राइट, बी डी ई और डी ई सी सेम बेस पे हैं, है ना। उसका बेस क्या है, वो डी ई है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। सो इसमें क्या है, बी सी और डी ई, एरिया बी डी ई और डी ई सी, राइट, बी ई और डी ई सी। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं। सो बी ई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये इसके पैरेलल है, राइट। ये दोनों लाइन डी और बी सी पैरेलल है। अब अगर ये वाला एरिया ले रहे हैं, ये एंगल, राइट, बी ई सी ये वाला एरिया हो गया, ये वाला ट्रायंगल बी ई सी हो गया, और ट्रायंगल डी ई सी ये वाला, राइट।
जस्ट अ मिनट, बी डी ई और डी ई सी, राइट, बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी, तो बी डी ई, तो ये बी डी ई हो गया, बी डी ई और डी ई सी, तो डी ई सी। तो एक ये ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, बी डी ई और डी ई सी, तो ये एक ही बेस पे है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि क्या होगा, ट्रेंगल की हाइट क्या होती है, ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो बेस अगर दोनों कट रहे हैं, ये वाला ट्रेंगल अगर बी डी ई में डी ई को बेस लेंगे और डी ई सी में इसको बेस लेंगे, तो बेस इंटू हाइट होगी। तो हाइट भी अभी हमने देखा, तो हाइट चाहे ये लाइन लो ये लाइन लो, तो बेस के जो परपेंडिकुलर, अगर इस बी डी वाला ट्रेंगल लेगे तो जो चीज़ डी के परपेंडिकुलर होगी, अगर ये वाला ट्रेंगल लोगे तो डी के परपेंडिकुलर, तो जो पहले से परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही हमेशा रहेगा, राइट। तो वही बोल रहे हैं कि अगर सेम बेस पे है कोई ट्रेंगल, तो अगर बेस सेम है तो उस ट्रेंगल की एरिया सेम होगी, क्योंकि हाइट तो जो चीज़ पहले ही बेस के परपेंडिकुलर है वो हमेशा बेस के परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो अगर बेस सेम है तो वो दोनों ट्रेंगल का जो एरिया है बी डी ई और डी ई सी ट्रेंगल जो है उसका जो एरिया होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो एक ही बेस डी ई पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। सो वहाँ पे वही बता रहा है कि बी डी और डी ई सी का जो एरिया है वो सेम होगा। सो बी डी और डी सी का एरिया, बी डी और डी सी का एरिया सेम हो गया। सो अब इसमें आप जो ऊपर आया है इसको बी डी और डी सी का रेशियो इसको इसमें रखेंगे, तो ए डी का जो दोनों है ये एरिया और ये एरिया, राइट, ये दोनों में कॉमन है। तो बी डी और डी सी का एरिया सेम है, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे बी डी का एरिया निकालो, मतलब बी डी का एरिया निकालो, तो ये डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया, इसको मैं लिख ही देता हूँ, है ना। यहाँ से अगर निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एरिया ऑफ बी डी ई विल बी इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी इंटू एरिया ऑफ ए डी, राइट। उसी तरीके से एरिया ऑफ डी ई सी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ए इंटू एरिया ऑफ ए डी ई, राइट। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो मतलब इसको इसके बराबर रखोगे, इसको इसके इक्वल करोगे, तो इसके इक्वल करोगे तो एरिया ए डी दोनों तरफ आएगा, राइट, दोनों तरफ आएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको डी बी अपॉन ए डी बचेगा और ए सी अपॉन ई सी बचेगा। फिर इसी को आप चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, है ना। अगर कोई भी दो रेशियो सेम है तो अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो वो सेम ही हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो 1/2 लिखा है, तो इसको 2 को ऊपर ले लिया, 1 को नीचे ले लिया, इधर भी 2 को ऊपर और 1 को नीचे ले लिया, तो 2 इक्वल टू 2 ऐसे आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी ऐसा लिख लेते हैं, ओके। सो ये हो गया। तो जब वो आप करोगे तो अभी जो हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव किया तो वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, ओके। तो ये प्रूफ हो गया। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो थी वहाँ से प्रूव हो गए थे। तो अब आगे ये बोल रहा है कि क्या इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा भी सेम होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी, तो ये जो लाइन होती है वो इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना। जो रेशियो आता है दोनों साइड्स का वो सेम होता है। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई भी लाइन है, कोई भी ट्रेंगल में अगर कोई भी लाइन है, अगर वो लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में, मान लो एक लाइन हमने ये आर एन एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और अगर यहाँ से ये ट्रेंगल ए बी सी है, तो अगर ये आर एन वाली लाइन है, ये आर एन वाली लाइन अगर ये दोनों साइड को सेम रेशियो में, मतलब सेम रेशियो का मतलब हुआ ए आर अपॉन आर बी और ए एन अपॉन एन सी, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है वो लाइन, तो क्या ये आर एन पैरेलल होगा बी सी के,
वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि कन्वर्स क्या इस थ्योरम का उल्टा भी सही होगा कि नहीं होगा। सो उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और वहाँ से देखेंगे। सो इसमें भी हमें एक एंगल एक्स ए वाई ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, और एक जो ए एक्स वाली जो आर्म है उस पर हमें पॉइंट B1, B2, B3 और B इस तरीके से मार्क करना है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल यूनिट के हों। तो जो AB की लेंथ होगी वो भी B1, B2 के बीच की भी वही डिस्टेंस होगी और B2, B3 के बीच की भी वही डिस्टेंस होगी। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है तो ये सारे के सारे 1 सेंटीमीटर ही होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना, वही कंडीशन यहाँ दिया कि AB की जो लेंथ है B1 B2 की जो लेंथ है, B2 B3 की जो लेंथ है, B3 B4 और B4 B की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली AY पे भी हमें 4 पॉइंट C1, C2, C3, C4 और C1 को इस तरीके से मार्क करना है कि ये भी इक्वल लेंथ के हों, तो है ना। क्योंकि ये वाली जो साइड की लेंथ है, फिर ये साइड की लेंथ है, मतलब यहाँ के बीच के डिस्टेंस, यहाँ के बीच के डिस्टेंस, सब ये इक्वल होने चाहिए, है ना। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो सब 1 सेंटीमीटर के ही होने चाहिए। वही कंडीशंस यहाँ पे भी वही दिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि B और C को आप ज्वाइन कर लो और B1 और C1 को भी ज्वाइन कर लो। सो ये हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपको क्या है कि AB1 और B1B। सो AB1 का मतलब क्या हो गया, A और B1, ये यहाँ पे AB1 कहाँ, ये है AB1 और AB, है ना। AB1 और B1B, है ना, B1B ये यहाँ से हो गया, यहाँ B1B मतलब ये हो गया और A1B मतलब ये हो गया, ये हो गया AB1 और ये हो गया B1B, राइट। ये इतनी साइड, तो यहाँ तक की साइड ये, इसको मैं अगर इरेज कर दूं अभी तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो ये A1B और B1B का जो रेशियो निकालोगे और AC1 और C1C का जो रेशियो निकालोगे, ये दोनों रेशियो आप जब मेजर करोगे तो ये आपको इक्वल दिखेगा। क्योंकि इक्वल यूनिट का किया है, तो A1B की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक ही यूनिट लिया, और B की जब B1B की जब बात करोगे तो इसमें 1, 2, 3 और 4 यूनिट आ गई, राइट। और ये A1B जो AB1 है जो वो एक ही यूनिट का है, तो इसका जो रेशियो होगा 1/4 होगा। उसी तरीके से AC1 जो है वो एक ही यूनिट है, और C1C जो है वो 4 यूनिट को मिला के बन रहा है, राइट। 1, 2, 3, 4, तो उसका भी जो रेशियो आएगा वो 1:4 होगा। तो ये जब आप मेजर करोगे तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा 1/4 सेम ही आएगा। सो B1C और BC जो है वो पैरेलल टू ईच अदर। फिर आप ये देख सकते हैं, ये रेशियो अगर सेम है तो मतलब सेम प्रोपोर्शन में वो लाइन डिवाइड कर रही है। तो अगर सेम प्रोपोर्शन में ये डिवाइड कर रही है कोई लाइन, है ना, चूँकि यहाँ पे देखोगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये ABC एक ट्रायंगल बना, और B1 और C1 वाली जो लाइन है वो उस ट्रायंगल की दो साइड्स AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1/4 के। तो आप इसको जब मेजर करोगे तो आप पाओगे कि B1, C1 और BC जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सिमिलरली अगर आप B2 C2 को भी ज्वाइन करोगे, B3 C3 को ज्वाइन करोगे, B4 C4 को ज्वाइन करोगे, सो आपको जो रेशियो मिलेगा, ये सारे रेशियो जो आप निकालोगे AB2/B2B, ये सब रेशियोज आपको इक्वल मिलेंगे और ये इक्वल मिलेंगे, और आपको ये B2 C2 BC के पैरेलल होगा, या B3 C3 BC के पैरेलल होगा, B4 C4 BC के पैरेलल होगा। तो ये आप एक्टिविटी पूरी करोगे तो ऐसे हो जाएगा। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। सो हम ये जो 4 इक्वेशन आई ना, तो ये आई थिंक ऊपर को आपको समझ में आ गया है ना। सिमिलरली वो बोल रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे B1 C1 को मिलाया और वो प्रूव किया, इसी तरीके से B2 C2 को भी मिलाओगे तो ये रेशियो AB2/B2B और AC2/C2C, इसका जो रेशियो निकालोगे तो वो आपको 2/3 मिलेगा। तो और वो इक्वल भी होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा है। और आपको B2 C2 BC के पैरेलल भी होगा, ये भी आप मेजर कर सकते हो, है ना। सो अब ये जो 4 इक्वेशंस आई, इससे ये ऑब्जर्व होता है कि अगर एक लाइन
दो साइड्स, ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना। तो कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पे क्या थी, B4 C4 लाइन है, वो ट्रायंगल ABC को सेम रेशियो में, ट्रायंगल ABC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर एक लाइन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन उसके पैरेलल होगी थर्ड साइड के, यही इसमें बताया गया है। ओके, सो हम ये जो एक्टिविटी हमने किया है XYA, इसको डिफरेंट मेजर्स, मतलब डिफरेंट एंगल है ना, एक बार 30 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, कोई भी एंगल आप लोगे तो जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हमेशा आपको ट्रू मिलेंगे। तो ये एक्टिविटी आप रिपीट कर सकते हो। पहले आप एक बार 30 डिग्री पे लो, है ना, जो एंगल ये बन रहा है ये 30 डिग्री लो, फिर इसी को 40 डिग्री ले लो, फिर इसी को 60 डिग्री ले लो। ऐसे अलग अलग एंगल पे ये एक्टिविटी पूरी रिपीट करोगे तो आपको वो सेम मिलेगा। सो इससे हमें थ्योरम 6.2 आ जाती है उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। सो थ्योरम 6.2 में ये वो कहता है कि अगर एक लाइन है, कोई भी दो साइड्स के, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स के डिवाइड करती है सेम रेशियो में, अगर एक लाइन ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो जैसे ये ट्रायंगल ABC है, अगर ये DE है जो कि AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। ये यहाँ से आ जाता है ये थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.1 और 6.2 ये एक दूसरे के कन्वर्स है, मतलब उल्टा है। सो रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं। तो 6.1 में हमने क्या पढ़ा है, 6.1 में पढ़ा है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC और उसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन DE है वो दोनों साइड्स को, जो दोनों साइड्स को जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, पैरेलल लाइन, वो इसको सेम रेशियो में, मतलब AD है, ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। और थ्योरम 6.2 में क्या है, थ्योरम 6.2 में क्या है कि अगर कोई भी लाइन, मतलब ट्रायंगल में दो साइड्स को इक्वल रेशियो में या सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे अगर इसी में मान लो ये एक लाइन है DE, अगर वो दो साइड्स को, है ना, वो साइड्स क्या है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन BC के, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल होगी, राइट। तो ये 6.2 में हमने पढ़ा। अब थ्योरम को, ये जो थ्योरम है 6.2, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए क्या है, इसमें हमें क्या है कि ABC हमने एक ट्रायंगल लिया और उसमें एक लाइन DE जो है, जो कि हम ये पहले मान लेते हैं कि लाइन DE है और वो जो ट्रायंगल की दो साइड्स है AB और AC को इस तरीके से डिवाइड करती है, दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है ना, ये हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यही चीज़ थ्योरम में दिया गया है कि दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो जो DE वाली लाइन है वो AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा और AE अपॉन EC का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। और DE पहले हम ये मान लेते हैं कि BC के पैरेलल नहीं है, फिर बाद में उसी को उसके पैरेलल प्रूव कर देंगे, है ना। फिर अब DE, ये चीज़ आपको एक चीज़ यहाँ पे ये दे दिया गया, और DE नॉट पैरेलल टू BC। अब DE BC के पैरेलल नहीं है तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है DE जो कि BC के पैरेलल है, क्योंकि हमने पहले क्या माना DE BC के पैरेलल नहीं है, तो अब एक लाइन DE डैश ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल है। सो DE डैश जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा, अगर हमने पढ़ा कि अभी थ्योरम 6.1 में कि कोई भी पैरेलल लाइन है, मतलब किस ट्रायंगल में किसी भी साइड्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों अलग, दूसरी जो साइड्स होती हैं दोनों, उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट्स या वो लाइन जो होती है वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना। थ्योरम 6.1 में हमने वो पढ़ा था। तो यहाँ पे AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा और AE डैश अपॉन E डैश का रेशियो ये आ जाएगा, ये थ्योरम 6.1 से आ जाएगा। फिर AE अपॉन EC का जो रेशियो होगा, क्योंकि अभी हमने AE और EC का जो रेशियो है वो
किसके बराबर है, ए ई अपॉन ए सी का जो रेशियो है वो ए डी अपॉन डी बी के रेशियो के बराबर है, राइट। तो ए डी अपॉन डी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, राइट, ये ए डी अपॉन डी बी की जगह पे क्या है, ये ए डी अपॉन डी बी का रेशियो क्या है, ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, तो इसकी जगह पे ए ई अपॉन ई सी रख दिया, तो ये ए ई अपॉन ई सी हो गया और ए ई डैश अपॉन ई डैश हो गया। तो ए ई अपॉन ए सी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ये इसके इक्वल आ गया। सो अब क्या हो गया कि ये 1 और एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ द अबव यू कैन सी दैट ई एंड डी मस्ट कोइंसाइड। तो अगर इसमें 1 1 ऐड करते हो दोनों साइड्स पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए डी अपॉन डी बी की जगह जो ऊपर हमने दिया गया था कंडीशन वही कंडीशन रख दिया, तो ये आ गया। अब इसमें 1 1 ऐड करेंगे तो 1 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आप देखोगे ए ई अपॉन ई सी आएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। इसको ऐड करोगे 1 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, राइट, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब ए ई और ई सी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए ई और ई सी को ऐड करोगे तो ए सी आएगा। उसी तरीके से ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ए सी हो जाएगी, राइट। तो ए सी अपॉन ई सी आ गया और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ई डैश और प्लस ई डैश सी की, उसकी भी वैल्यू ए सी हो जाएगी और वो ई डैश सी आएगी। फिर आप देखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो ए सी इधर से कैंसिल हो जाएगा और ई सी डैश इक्वल टू ई सी हो जाएगा। तो ई सी डैश और एक मिनट, अच्छा ई डैश सी है, सॉरी यहाँ पे ई डैश सी है, ई सी डैश नहीं है, राइट। सो ई डैश सी और ई सी आपस में बराबर तब होंगे जब ई और ई डैश कोइंसाइड हो, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ई डैश सी और ए ई डैश सी। यहाँ पे क्या हमने प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि ई डैश सी यहाँ पे है ना, ये ई डैश सी का मतलब ये, और ई सी ई डैश सी ई सी के बराबर है। तो वो तभी पॉसिबल है जब ई डैश जो है वो ई पे कोइंसाइड करे, तभी वो पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ से आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब ये तभी पॉसिबल है जब ई डैश ई पे कोइंसाइड करे, तभी वो पॉसिबल है। ओके, सो ये क्वेश्चन थ्योरम 6.2 को हमने प्रूव करके देख लिया। ओके, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को जल्दी से समझ लेते हैं। सो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक 6.31 में फिगर दिया गया है कि एक लाइन है जो कि साइड ए बी और ए सी को ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई पे क्या है इंटरसेक्ट करती है और बी सी के पैरेलल है। तो हमें ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी ऐसा प्रूव करना है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई जो कि बी सी के पैरेलल है वो ए बी और ए सी को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें उसके पैरेलल प्रूव करना है, मतलब ये चीज़ प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी। तो ये डी ई बी सी के पैरेलल है, तो डी ई बी सी के पैरेलल है, तो थ्योरम 6.1 को अगर यूज करेंगे तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी है ना, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, और ए ई अपॉन ई सी, तो ये हो गया। और डी बी अपॉन ए डी, अब इसी को उल्टा कर लिया, हमने बताया था ना कि 1/2 अगर है और इधर भी 1/2 है तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो ना, 2/1 2/1, तो ये रेशियो सेम ही आएगा, राइट। तो रेशियो तो हमेशा बदलने लगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी 1/2 के बराबर है और यहाँ पे जब उल्टा कर दोगे तब भी 2 के बराबर ही आएगा, तो वो तो इक्वल ही आएगा। तो डी बी को ऊपर ले गए और ए डी को नीचे ले आए, और सिमिलरली वैसे आपको इक्वल टू के उधर भी वही करना पड़ेगा, इसी को ऊपर ले गए और ए ई को नीचे ले आए। तो अगर दो रेशनल नंबर है तो उसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ऐसे एक्सचेंज करना है कि इक्वल टू के दोनों साइड हो। जैसे यहाँ डी बी ऊपर गया, ए डी नीचे आया, ई सी ऊपर गया और ए ई नीचे आया, तो ऐसा यहाँ पे किया। और वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसका यही है कि हमें ए डी और ए ई जो है वो नीचे एक उसमें आना चाहिए, क्योंकि अगर जब ऊपर आ जाएगा अभी आपको समझ में आएगा क्यों किया। क्योंकि अब इसमें क्या है कि 1 1 दोनों साइड जोड़ दिया, 1 1 ऐड किया तो अभी ये ए डी यहाँ पर जा करके ऐड हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, राइट।
और इधर इसको कैसे लिखोगे, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, राइट। अब डी बी प्लस ए डी क्या होगा, डी बी ये हुआ प्लस ए डी, ये लेंथ ऐड करोगे तो ये टोटल के बराबर हो जाएगा डी बी और ए डी और डी बी ऐड करोगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ये इसको जब ऐड करोगे तो ये ए बी हो जाएगा। उसी तरीके से ई सी और ए ई और ए ई और ई सी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो गया, तो वहाँ से ए सी लिख दिया गया और नीचे ए डी और ए ई आएगा। तो उसको नीचे ऊपर इसीलिए किए थे। तो आप देखोगे अगर वो नहीं करते तो हमारा जो डिनोमिनेटर में होता है वहाँ पे डी बी और ई सी आता, जबकि हमें क्या लाना था, हमें ए डी और ए ई लाना था, राइट। ए डी और ए ई लाना था, तो इसीलिए ए डी और ए ई को नीचे कर लिए। तो जो चीज़ को लाना है मतलब एक्सप्रेशन में, उसको हम उस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए किया। तो इसमें ए डी और ए ई, अब वही चीज़ फिर से किया तो इसमें ये वाला रेशियो मिल गया। अब ये दो रेशियो मिल गए, इक्वल है। अब इसमें भी ए डी ऊपर गया और ए बी नीचे आ गया, और इसी तरीके से ए ई ऊपर गया और ए सी नीचे आ गया। तो ये करके कर लिया। तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, और यही हमें प्रूव करना था। जबकि अगर आप वैसा वो वहाँ पे रिवर्स नहीं करते उसके रेशियो को, तो हमें डी बी और ए सी मिल जाता है। ए डी की जगह पे हमें यहाँ पे इसकी जगह पे हमें क्या मिल जाता है, इसकी जगह पे हमें डी बी मिल जाता और ए ई की जगह पे हमें ई सी मिल जाता, अगर वहाँ पे रिवर्स नहीं करते। इसलिए वो रिवर्स करना, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमें एक्सप्रेशन में क्या लाना है, तो उसके हिसाब से हमें ऊपर करना है। फिर आगे एक एग्जाम्पल 2 दिया गया। तो एग्जाम्पल 2 में एक ट्रेपीजियम दिया गया है। तो ट्रेपीजियम में दो साइड से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी और डी सी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि दो साइड से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बस यही एक कंडीशन होती है इसमें। तो ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, राइट। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। और ई और एफ 2 पॉइंट हैं जो कि नॉन पैरेलल साइड पे, दो साइड्स पैरेलल होती हैं ट्रेपीजियम में, तो दो साइड्स जो अदर रिमेनिंग जो दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, है ना। सो दो नॉन पैरेलल साइड जो ए डी और बी सी है, ए डी और बी सी जो नॉन पैरेलल साइड है उस पे ई एफ इज पैरेलल टू द ए बी। तो ई एफ ए बी के पैरेलल है, इस तरीके से ये ड्रॉ किया गया, राइट। ई और एफ 2 पॉइंट लिया नॉन पैरेलल साइड पे, और वो पॉइंट इस तरीके से लिया गया है ई एफ को, ई और एफ पॉइंट को, ये 2 पॉइंट नॉन पैरेलल साइड पे इस तरीके से लिया गया कि जो ई एफ लाइन बन रही है वो ए बी के पैरेलल है। सो हमें ये प्रूव करना है, ए ई अपॉन ए डी और बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमें प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए इसमें क्या है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन करके ए सी को ज्वाइन कर दिया। तो ए सी को ज्वाइन किया, अब उसमें ए सी जब ज्वाइन करेंगे तो वो ई एफ को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। अब जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम 2 चीज़ लेते हैं कि ए बी जी एफ के पैरेलल होगा, राइट। ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी डी सी के पैरेलल है, और ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, राइट। ये 2 चीज़ें हमें गिवन है, तो ये कंस्ट्रक्शन से हमें गिवन था। अब ई एफ अगर डी सी के पैरेलल है, तो अब अगर ये ए बी डी सी के पैरेलल था और ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा, है ना। ये लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मतलब लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर एक लाइन है ए बी, मतलब ए बी एक लाइन थी, राइट, इसके पैरेलल क्या था, इसके पैरेलल डी सी था, और ई एफ भी ए बी के पैरेलल था, तो ई एफ और डी सी भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसा समझ लो, है ना। क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन में भी दिया, मतलब कॉन्सेप्ट में भी दिया गया था। आप वीडियो मतलब 1 पॉइंट जो पहला पार्ट था वीडियो का, उसमें आपने देखा होगा कि मतलब अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो सी ए के बराबर होगा, ये मतलब फैक्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप वही समझ लो कि ए बी एक लाइन थी, उसके पैरेलल एक लाइन डी सी थी, और उसी ए बी के पैरेलल एक लाइन ई एफ है, तो ई एफ और डी सी भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो वो यहाँ से उस फैक्ट से आ गया, ओके। अब हम एक ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं। उस ट्रायंगल ए बी डी सी में हम, चूँकि अभी हमने क्या देखा कि ई एफ
डीसी के पैरेलल है। तो अगर ईएफ का थोड़ा सा पोर्शन भी लोगे जो कि ईजी है, वो भी तो डीसी के पैरेलल होगा। तो जब ट्रायंगल एडीसी ले रहे हैं तो उसमें ईजी डीसी के पैरेलल होगा, राइट। तो ईजी डीसी के पैरेलल है, क्योंकि ईएफ डीसी के पूरा पैरेलल था, ईएफ डीसी के पैरेलल था, इसीलिए ईजी भी डीसी के पैरेलल होगा। तो जब ईजी डीसी के पैरेलल है, तो थ्योरम 6.1 में क्या था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो वो लाइन क्या बोलते हैं, मतलब एक पैरेलल लाइन है, तो वो उस दो मतलब जो रिमेनिंग दो साइड्स है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। थ्योरम 6.1 में हमने ये पढ़ा था। सो ईजी डीसी के पैरेलल है, तो ए अपॉन ईडी का जो रेशियो आएगा और एजी अपॉन जीसी का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा। तो ये दोनों रेशियो इक्वल दे दिया गया थ्योरम 6.1 में। तो ये इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आपको ट्रायंगल सी ए बी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हुआ, राइट। हमने पहले ये ट्रायंगल लिया, अब ये ट्रायंगल सी ए बी ले रहे हैं। तो उसमें भी क्या है कि हम सी जी अपॉन जी ए और सी एफ अपॉन बी एफ, राइट, सी एफ अपॉन बी एफ। तो सी जी अपॉन ए जी, ये सी जी अपॉन ए जी लिया और सी एफ अपॉन बी एफ ये लिया, तो वो भी रेडियो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी एफ बी ए बी के पैरेलल होगा। ये भी एक ट्रायंगल हुआ ना। अगर ट्रायंगल सी बी ए ले रहे हो तो ये लाइन ए बी के पैरेलल है, क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल था, इसीलिए जी एफ भी ए बी के पैरेलल है और वो पैरेलल है। तो ये जो सी जी अपॉन जी ए का रेशियो और सी एफ अपॉन ए बी का रेशियो, एफ बी का रेशियो होगा, वो सेम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दिया गया। तो इसमें हम ये अभी वही किया कि ए जी को ऊपर ले लिया, सी जी को नीचे ले लिया, है ना। सी जी की जगह पे बाद में जी सी भी लिख लिया। सी जी लिखो या जी सी लिखो, बट वो उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना कि अगर पहली वाली लाइन, ये वाली लाइन लिया, तो इसमें अगर हमने सी जी अपॉन जी ए लिया, सी जी अपॉन ए जी लिखा है, राइट, सी जी अपॉन ए जी, पहले यहाँ सी से स्टार्ट किया तो सी जी अपॉन ए जी लिखा, तो दूसरी वाली लाइन पे भी वैसे ही लिखना। तो सी से स्टार्ट करोगे तो सी एफ अपॉन, फिर इधर बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, सी एफ अपॉन बी एफ, तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में लिख करके ही ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर आपने ये किया, तो अब इसमें वही बताया था कि रेशियोज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड। तो यहाँ पे बी एफ को ऊपर ले लिया और सी एफ को नीचे ले लिया और सी एफ की जगह पे एफ सी कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे ए जी को ऊपर ले लिया और सी जी को नीचे ले लिया। तो जब यहाँ पे भी हम एफ सी एफ की जगह पे एफ सी किया, तो यहाँ भी सी जी की जगह पे जी सी आ गया है। जी को पहले ले लिया, यहाँ पे एफ को पहले ले लिया, फिर यहाँ पे जी को भी पहले लेना पड़ेगा। तो जो चीज़ इक्वल टू के आप एक साइड में कर रहे हो, वही चीज़ इक्वल टू के दूसरे साइड में भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो चीज़ इक्वल टू की साइन जो है वो अनचेंज होनी चाहिए। तो जो चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चेंजेज कर रहे हो, वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड में भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। सो ये हो गया। फिर अब हम 1 और 2 में देखेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा। इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया था, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए जी अपॉन जी सी। और फिर अभी दूसरे वाले जो इक्वेशन थी वहाँ पे भी ए जी अपॉन जी सी बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर है ना। तो ए जी अपॉन जी सी की जगह पे हम ये बी एफ अपॉन एफ सी रख देंगे। तो ए ई अपॉन ई डी, क्योंकि ये यहाँ से आ गया, और इसकी जगह पे ए सी अपॉन सी जी की जगह पे ये चीज़ यहाँ पे जाके पुट करोगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ओके। क्योंकि ए सी अपॉन सी जी की जगह पे यहाँ पे हमने बी एफ अपॉन एफ सी पुट कर दिया, और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी, आई थिंक, ओके। सो आप देखोगे तो यही चीज़ बी एफ अपॉन एफ सी, यस, यही हमें प्रूव भी करना था। फिर हम एग्जाम्पल अगर 3 की तरफ जाते हैं, तो एग्जाम्पल 3 में भी हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल है। सो इस ट्रायंगल में ये बता रहा है कि पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर जो है वो आपस में बराबर हैं, और एंगल पी एस टी और पी आर क्यू, तो एंगल पी एस टी मतलब ये हो गया, और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल हुआ, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर ए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो आपको कोई भी दो साइड्स है वो इक्वल आपको प्रूव करनी है। सो पी जो पहली कंडीशन दी गई पी क्यू पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, तो उससे हमें ये पता चलता है कि एस टी और क्यू आर ये पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर,
है ना, ये एंगल है, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे? जो कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो एंगल बन रहे हैं इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंगल PST विल बी इक्वल टू द एंगल PQR, राइट। सो एंड फर्दर इफ यू सी PST और PRQ, ये एंगल PST क्या है? एंगल PRQ के बराबर दिया गया है, राइट। ये दिया गया है। तो एंगल PST एंगल PRQ के बराबर दिया और एंगल PST PQR के बराबर हमने प्रूव कर दिया। तो वो दोनों इक्वेशन को आप मिलाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल PST एंगल PQR, राइट, ये था। तो PST की जगह पे हम PRQ रख दिए हैं। यहाँ पे ये PST की जगह PST PRQ के बराबर है, तो PST की जगह पे PRQ रख दिया, तो PRQ PQR के बराबर हो जाएगा। तो PST और PRQ के बराबर हो गया, तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, एंगल PQR और एंगल PRQ आपस में बराबर हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी, मतलब अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो PQ और PR के बराबर होंगी, राइट। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, राइट, तो इसके अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं और ये जो दो साइड्स होती है ये इक्वल होती हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दो अपोजिट जो एंगल होते हैं, ये अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगी वो भी इक्वल होगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो हो गया, है ना, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होती है ट्रायंगल में वो इक्वल होती है, तो वहाँ से PQ/PR आ गया। और इसीलिए PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, चूँकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, और उसमें इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का यूज किया गया। सो ये एग्जाम्पल 3 था। सो अभी एक्सरसाइज 6.2 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, इसमें टोटल जो भी क्वेश्चन है सब डिटेल में समझेंगे। शायद 4, अच्छा, टोटल देयर आर 10 क्वेश्चन, राइट। सो if it is possible to cover all the question in one video, so we will cover in one video, otherwise we will make 2 videos for 5 questions, है ना। सो एक्सरसाइज 6.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।